हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आज आपका 10th क्लास का चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने पार्ट 5 तक आपको पढ़ा दिया था। और लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? जो कार्बन के अपर रूप थे, क्रिस्टलीय, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन वगैरह थे, उसके बारे में बताया था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था CFC, उसकी रिएक्शंस कैसे होती और उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता था। और लास्ट पढ़ा था CNG और LPG के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो मैं जब लास्ट वीडियो में लास्ट बता के गया था तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो है हमारा एक नया टॉपिक चलेगा, नया स्टार्ट होगा टॉपिक। वैसे थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझाने का कुछ है नहीं, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ। तो आज जो हम पार्ट 6 है उसमें हम लेके आए हैं, आपका टॉपिक है जिसका नाम है बहुलक। क्या नाम बेटा? बहुलक। ये बहुलक बेटा आपको मैथ में मिलेगा, लेकिन ये मैथ वाला बहुलक नहीं है, नाम सेम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब सबसे पहले हम पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। पॉलीमर होता क्या है? पॉलीमर का मतलब तुम ये समझ लो, बहुलक मतलब पॉली प्लस मर। पॉली मतलब होता है अनेक, बहुत सारी, और मत मतलब यूनिट, अनेक सारी यूनिटों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसको पॉलीमर। इसके बारे में ये नहीं कि तुम नया पढ़ रहे हो, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो पहले भी। कक्षा 8 के अंदर थोड़ा सा टॉपिक था पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर का मतलब किसी भी चीज का एक तरह से संगठन, ठीक है ना। किसी भी चीजों को एक साथ संगठित करके जो बनाया जाता है उसको पॉलीमर, मतलब किसी भी छोटी छोटी इकाइयों को एक साथ जोड़ करके जो बनाया जाता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैं किसी 100 रुपए का बोलूं, 100 रुपए जो है वो हमारा एक पॉलीमर है, और मैंने इसमें एक रुपए मिलाकर 100 टाइम मिलाए हैं, तब जाके मेरा ये 100 रुपए का बहुलक तैयार हुआ है। ठीक है, तो एक रुपए को मिलाकर एक संगठित रूप बनाया है हमने, जिसको हम क्या बोलते हैं? 100 रुपए। वैसे ही पॉली प्लस मर मतलब बहु प्लस लक। बहु प्लस लक मतलब बहुत सारी एक लक यूनिटों को मिलाकर क्या बना? बहुलक बना। और समझो ढंग से, देखो जैसे हमने एक चीज मिलाई उसको बोलते हैं एक लक। तो एक लक जो होती है ना, किसी भी बहुलक की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको एक लक बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको मोनोमर यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर। अब बेटा एक लक जो होती है बहुलक की सबसे छोटी इकाई होती है। अब एक लक में एक और एक लक मिलाएंगे तो क्या बनेगा? द्विलक। दो गए ना। द्विलक में फिर से एक लक मिलाएंगे, क्या बनेगा? त्रिलक। त्रिलक में एक और मिलाएंगे, चतुर्लक। ऐसे n टाइम तक मिलाते जाएंगे, बहुत टाइम बार मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बहुलक बनेगा, जिसको इंग्लिश में पॉलीमर बोला जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो पॉलीमर का मतलब होता है कि छोटी छोटी मतलब कुछ छोटी छोटी संगठित इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी संरचना या संगठित इकाई बनाई जाती है, उसको पॉलीमर कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूं। इसकी डेफिनेशन होती है जब छोटे छोटे सरलतम अणु मिलकर आपस में एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक नई बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुलक बोला जाता है। बहुलक जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम होता है एकलक, और इंग्लिश में उसको मोनोमर यूनिट बोला जाता है। ठीक है बेटा, और उस प्रक्रिया को बोला जाता है बहुलकीकरण। एग्जाम पूछा जाता है पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, बहुलकीकरण किसे कहते हैं? जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक बड़ी श्रृंखला या संरचना या बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसको बहुलक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। और बहुलक की सबसे छोटी इकाई का नाम एकलक यूनिट, जिसको इंग्लिश में मोनोमर यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा
अब कितने प्रकार के होते हैं बहुलक? होते हैं बेटा 2 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा होता है बेटा कृत्रिम, या जिसको हम संश्लेषित बहुलक भी बोलते हैं, ठीक है। संश्लेषित बहुलक और प्राकृतिक बहुलक में क्या डिफरेंस होता है ये समझो। सबसे पहले प्राकृतिक बहुलक के बारे में बात करता हूं मैं। प्राकृतिक बहुलक होता है कि वो बहुलक जो हमको सीधे ही प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, बिना किसी बदलाव के हम उसका उपयोग करते हैं और उन्हें बोला जाता है हम प्राकृतिक बहुलक, ठीक है ना। वे बहुलक जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट हमको प्राप्त होते हैं और उसे हम बिना किसी बदलाव के उपयोग में लेते हैं, उसे बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारे 2 हैं, एक तो सेलुलोज है और एक है क्या, दूसरा होता है प्राकृतिक रबर, ठीक है, नेचुरल रबर। प्राकृतिक रबर और सेलुलोज जो होता है वो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। एक तो प्राकृतिक रबर और दूसरा होता है सेलुलोज। अब आपके जो बुक है उसमें प्राकृतिक रबर के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वैसे ये डिटेल से पढ़ेंगे आगे। कृत्रिम बहुलक जो होता है, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक इसका अपोजिट हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन होगी बेटा कि वो बहुलक जिन्हें कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है प्रयोगशालाओं में, ठीक है ना, या वो बहुलक जिन्हें कृत्रिम तरीके से प्रयोगशालाओं में मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे बोला जाता है क्या, संश्लेषित बहुलक। तो मेरे ख्याल से दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, बिना किसी बदलाव के यूज में लेते हैं, लाइक एग्जाम्पल प्राकृतिक रबर। संश्लेषित रबर क्या होता है, या सॉरी संश्लेषित नहीं, संश्लेषित बहुलक क्या होता है, वे बहुलक जिन्हें हम प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से बनाते हैं। मैन मेड जिनको बोला जाता है वो कृत्रिम होते हैं और जो नेचुरली प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। अब हमारे कृत्रिम बहुलक को बेटा यहाँ हमने 3 भागों में बांटा है बेटा। पहले होते हैं प्लास्टिक और दूसरा होता है रेसे और तीसरा होता है रबर, जिसको हम संश्लेषित रबर भी बोल सकते हैं। अभी ये जिसमें पढ़ेंगे ये तो प्राकृतिक रबर है, लेकिन कृत्रिम जो बहुलक होते हैं उसके अंदर भी एक संश्लेषित रबर होते हैं, रबर। अब प्लास्टिक जो है ये भी हम 4 प्रकार की पढ़ेंगे आपके यहाँ पर, पॉलीथीन, पीवीसी, पीएन और पॉलीस्टायरीन। ऐसे रेसे हैं वो 3 प्रकार के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नाइलॉन 66, एक टेरिलीन और एक रेयन। और रबर भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो होता है ब्यूना एस और ब्यूना एन। ये 3 प्रकार के हम कृत्रिम बहुलक पढ़ेंगे और प्राकृतिक बहुलक में केवल प्राकृतिक रबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्राकृतिक बहुलक का, प्राकृतिक रबर, ठीक है। देखो इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। प्राकृतिक रबर क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। देखो अब बेटा तुमको जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो थ्योरेटिकली है, वैसे नोट्स में तुमको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। सबसे पहले देखो प्राकृतिक रबर जो होता है प्राप्त कैसे होता है। ये नेचुरली हमको पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। पेड़ होता है रबर का, उससे प्राप्त होता है द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में, जिसको लेटेक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लेटेक्स। तो प्राकृतिक रबर एक पेड़ से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेक्स का कहते हैं, ठीक है ना। लेटेक्स या इसको हिंदी में रबर क्षीर बोला जाता है। रबर क्षीर, रबर क्षीर का मतलब होता है रबर का दूध, क्षीर मतलब दूध, ठीक है ना। तो एक पेड़ से प्राप्त होता है, दूध द्रव के रूप में प्राप्त होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं लेटेक्स, ठीक है। अब आगे क्या किया जाता है, अब लिक्विड है लेकिन हमको तो ठोस बनाना है, तो इसको ठोस बनाने के लिए इसके अंदर एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है। 1 मिनट।
तो लेटेक्स जो होता है इसमें क्या एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, और एसिटिक अम्ल मिलाकर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर ये थोड़ा थोड़ा किस में बदलने लग जाता है, सॉलिड में बदलने लग जाता है। ठीक है ना। अब सॉलिड में तो बदल जाता है, लेकिन बेटा सॉलिड बन जाता है उसके बाद, सॉरी नींद नहीं आ रही, ठीक है उबाक आ रही है, उबाक जानते हो ना, उबासी। ठीक है, देखो तो लेटेक्स को एसिटिक अम्ल मिलाया, एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद वो थोड़ा हल्का सॉलिड बन जाता है, जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन बेटा वो सॉलिड फॉर्म में जो होता है तो उसकी तनन सामर्थ्यता और वो स्ट्रॉन्ग कम रहता है। ठीक है ना, घिसता ज्यादा है, दूसरी बात मजबूत नहीं रहता है। ठीक है ना, मतलब हमारे काम का नहीं रहता, जिस तरह का हमको चाहिए था वैसा नहीं मिलता है। ठीक है ना, तनन सामर्थ्यता उसकी स्ट्रेंथनेस वगैरह होती है वो कम रहती है, वीक रहता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसको अधिक तनन सामर्थ्य वाला और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाने के लिए उसको अगेन दोबारा से किसके साथ में, सल्फर के साथ में, सल्फर के साथ में फिर से गर्म किया जाता है। उस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा वल्कीनीकरण। ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वल्कीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा वल्कीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप कि रबर की, प्राकृतिक रबर, रबर में बोलना है, प्राकृतिक रबर बोलना है कि प्राकृतिक रबर की स्ट्रेंथनेस, तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसे सल्फर के साथ में गर्म किया जाता है। उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, वल्कीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वल्कीनीकरण अभिक्रिया में रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है, सल्फर के साथ में गर्म किया जाता है। ठीक है ना, तब जाके जो रबर प्राप्त होता है वो कम घिसने वाला, जिसकी तनन सामर्थ्यता अधिक होती है, और मजबूत रबर प्राप्त होता है। समझ में आ गई ना। अब अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, मतलब किस छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर उसे बनाया जाता है। मतलब बहुलक एक तरह से प्राकृतिक है, लेकिन उसकी जो एकलक यूनिट होती है, मतलब वो किसका बहुलक होता है, तो बेटा वो होता है आइसोप्रीन का बहुलक। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज ये, वल्कीनीकरण की अभिक्रिया और प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइसोप्रीन क्या होती है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, CH2 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है बेटा आइसोप्रीन। क्या होता है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला है ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर कि प्राकृतिक रबर के बहुलक का नाम क्या है, वह उसका संरचना बनाई, तो ये उसकी संरचना है। अब क्या होता है बेटा, इसको n टाइम तो इधर ऐड करेंगे और n टाइम इधर ऐड कर देंगे, मतलब आइसोप्रीन को इधर भी ऐड करते जाएंगे, इधर ही ऐड करते जाएंगे n टाइम तक, तब जाके इसको किस प्रकार से जुड़ेगा, तो इधर जुड़ेगा तो ये देखो इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, CH2 इधर जुड़ जाएगा किसी से n टाइम, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि हमको 4 संयोजकता। अब देखो अभी तो किसी से जुड़ा नहीं था ये, तो यहाँ पर देखो 2 संयोजकता ये और 2 हाइड्रोजन के साथ थी, लेकिन अब इधर से जुड़ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन तो है ही, एक यहाँ रह जाएगा और एक इधर चला जाएगा, हो गई 4 संयोजकता। यहाँ पर CH, ये सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड CH3, और ये देखो बेटा ये भी सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा क्योंकि ये CH2 है, ये भी इधर किसी और से जुड़ने वाला है n टाइम, तो ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा प्राकृतिक रबर। ये अभी आपको थोड़ा कब समझ में आएगा किस प्रकार से जुड़ते हैं ये, लेकिन ये आगे जब हम कृत्रिम बहुलक पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ये आपका प्राकृतिक रबर हुआ। अब मैं प्राकृतिक रबर को दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, पहली बात, प्राकृतिक रबर जो होता है एक द्रव के रूप में एक पेड़ से प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं लेटेक्स, और हिंदी में उसको रबर क्षीर बोला जाता है। प्राप्त हो गया भाई लिक्विड के रूप में, अब क्या करेंगे, उसको सॉलिड बनाना है, तो रबर क्षीर को या लेटेक्स को ठोस में बदलने के लिए उसे एसिटिक अम्ल के साथ में मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है। ठीक है,
गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद भी क्या होता है कि हमको जो रबर होता है वो कम तनन सामर्थ्य वाला प्राप्त होता है। हमको जिस प्रकार का रबर चाहिए वैसा नहीं मिल पाता, मतलब सॉलिड तो होता है लेकिन हमारे उपयोग का नहीं होता, इतना स्ट्रेंथ नहीं रहती, उसका स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वीक रहता है थोड़ा सा। इसलिए उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए, उसकी तनन सामर्थ्यता को बढ़ाने के लिए हम उसे फिर से अगेन क्या करते हैं, किसके साथ में, सल्फर के साथ में दोबारा से गर्म करते हैं। उस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा वल्कनीकरण अभिक्रिया, जो इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने। ठीक है, उसके बाद में जो रबर प्राप्त होता है वो कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी तनन सामर्थ्यता भी अधिक होती है, वो कम घिसता है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल बात, रबर क्षीर या फिर सॉरी प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है, मतलब किस छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर उसे बनाया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता था, वो होती है बेटा आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन की जो संरचना होती है वो ये होती है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 और नीचे CH3, एक क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। नामकरण बताया था ना प्रतिस्थापी क्या होता है। तो ये आपका प्राकृतिक रबर खत्म हो गया। प्राकृतिक बहुलक के अंदर एक ही एग्जाम्पल था हमारा प्राकृतिक रबर, वो आपको खत्म कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्या, कृत्रिम बहुलक, जिसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक जिसे कहा जाता है। अब संश्लेषित बहुलक के अंदर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम आ रहा है ना, कृत्रिम का मतलब वही संश्लेषित है जिसे मैन मेड से द्वारा बनाया जाता है। अब कृत्रिम रेशों के अंदर सबसे पहले आता है हमारा नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 नहीं बोल सकते इसको, नाइलॉन 66 ही बोला जाएगा। दूसरा आता है बेटा हमारा टेरिलीन। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो आता है बेटा रेयॉन। ये 3 रेशे हम पढ़ेंगे, कृत्रिम रेशे किसके अंदर, बहुलक के अंदर। तो सबसे पहले नाइलॉन की बात करता हूं मैं। नाइलॉन 66 टोटली थ्योरेटिकल प्रोसेस है बेटा, टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है ये जो पोर्शन है हमारा बहुलक वाला। लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको रिएक्शन किस प्रकार से होती है, क्योंकि आप नोट्स देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ये किस प्रकार से है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो हमको ये याद रखना है कि नाइलॉन 66 बनाया किससे जाता है। तो ये बनाया जाता है बेटा एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाईएमीन। इन दोनों को n टाइम तक हम जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, बहुलक बनेगा नाइलॉन 66 का। ठीक है ना, नाइलॉन 66 क्यों कहा जाता है वो भी बताऊंगा मैं अभी। तो ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही बता रहा हूं कि नाइलॉन 66 किससे बनाया जाता है। तो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाईएमीन का हम संघनन करेंगे, तब जाकर हम क्या बना सकते हैं, नाइलॉन 66 बना सकते हैं। तो एडिपिक अम्ल क्या होता है, हेक्सामेथिल डाईएमीन क्या होता है, वो मैं भी आपको बता देता हूं। तो बेटा OH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH2 का 4, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये होता है बेटा हमारा क्या, एडिपिक अम्ल। ढंग से समझ लो। ठीक है, OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 की 4, C डबल बॉन्ड O और OH, ये होता है हमारा एडिपिक अम्ल। अब इसमें हम क्या मिक्स करेंगे बेटा, हेक्सामेथिल डाईएमीन, मतलब 6 तो मेथिल है और 2 एमीन है। तो एमीन होते हैं बेटा NH3 और हेक्सामेथिल CH2 का 6 सिंगल बॉन्ड NH3। तो देखो ये नाम, हेक्सामेथिल मतलब मेथिल हो गए 6 और डाईएमीन मतलब 2 एमीन, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बेटा इनको हम क्या करते जाएं, n टाइम तक मिलाते जाएं इधर और n टाइम तक करते जाएं इधर, जोड़ते जाएं ऐसे। इधर भी n टाइम जोड़े, एक के बाद एक के बाद एक,
जैसे ये एडिपिक अम्ल, फिर हेक्सामेथिल डायमीन, फिर एडिपिक अम्ल, फिर हेक्साडायमेथिल, फिर एडिपिक, फिर हेक्सामेथिल, फिर एडिपिक, फिर हेक्सामेथिल, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों साइड जोड़ते जाएं एन टाइम तक। हमको नहीं पता क्योंकि बहुलक में एन टाइम तक जोड़ा जाता है। तो क्या होता है बेटा, अभी तो इनको हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद में क्या करेंगे, संघनन होगा इसके अंदर, और संघनन होने के बाद में इसका तो OH, एडिपिक अम्ल का OH, ये रिएक्शन ढंग से याद करना किस प्रकार से बनती है। तो इसका तो OH और इसका H, इसको H की मैं ऐसे लिख सकता हूं N और H2, ठीक है ना, NH2, सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा ये, तो NH2 ही हो गया ना ये। तो बेटा इसका OH और इसका H ये दोनों आपस में निकलते जाएंगे हर में से। जब भी इन दोनों को जोड़ा जाएगा, जितनी टाइम तक इनको जोड़ा जाएगा, तो एडिपिक अम्ल का OH और हेक्सामेथिल डाइएमीन का H ये निकलता जाएगा और ये यहां से जुड़ता जाएगा। तब जाके हम क्या बना सकते हैं, नाइलॉन 6,6। अब रही बात नाइलॉन 6,6 क्यों बोला जाता है, तो देखो बेटा इसके अंदर कार्बन की संख्या देखो, एडिपिक अम्ल के अंदर 1, 2 और 4, इसके अंदर तो 6 कार्बन हो गए, और इसके अंदर देखो 6 मैथिल है, तो 6 मैथिल के अंदर 6 कार्बन है, इसलिए इसको 6,6 बोला जाता है। अब देखो बेटा किस प्रकार से जुड़ेगा, ध्यान से, ये OH गायब हो जाएगा इधर कहीं, तो ये सिंगल बॉन्ड ये वाला जो है ये ऐसे की ऐसे रह जाएगा, यहां रहेगा C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 का 4, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखो बेटा यहां पर पहले OH था, लेकिन OH इस H के साथ में भाग गया, तो ये बॉन्ड डायरेक्टली इस NH से जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया NH से, इधर ये CH2 का 6 सिंगल बॉन्ड, अब इसका भी H गायब होगा ना, जिस तरह इसका हुआ, इधर भी तो जुड़ेंगे आगे, तो यहां पर रह जाएगा NH, और इधर कोई आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ये N लिख देंगे, ये N लिख देंगे, आके कोई भी जुड़ सकता है, और ये बन गया बेटा हमारा नाइलॉन 6,6। आप बताओ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो नाइलॉन 6 के बारे में जो मैंने तुमको बोर्ड पे अभी इस टाइम लिख रखा है, ये तुमको याद रखना है। नाइलॉन 6,6 बनाया किससे जाता है, एडिपिक अम्ल हेक्सामेथिल डाइएमीन से बनाया जाता है। दूसरी बात कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, हेक्सामेथिल डाइएमीन का ये होता है। ऐड किस प्रकार से होते हैं एन टाइम, एडिपिक अम्ल का OH और हेक्सामेथिल डाइएमीन का H दोनों मिलकर अलग हो जाते हैं, और एक साथ ये कंटिन्यू जुड़ते चले जाते हैं एन टाइम तक। अब एक चीज और भूल गए हम, आपको याद नहीं आया, मेरे को आ गया, H2O निकला है ना, ये 2 H और 1 O, H2O भी तो बाहर निकला है, और n टाइम तक इनको जोड़ेंगे तो n टाइम तक ये निकलते रहेंगे, तो कितने आएंगे, NH2O और आएगा इसके साथ में। अब बताओ बेटा समझ में आया ना, क्लियर हुई ना बात। ढंग से देखना समझना, नई चीज है लेकिन अच्छी है, ज्यादा कठिन भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए, फिर भी दिक्कत आए, तो आपको पता है क्या करना है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे सबका मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सबके पास होगा, वीडियो के ऊपर लिखा हुआ होता है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर, या फिर वीडियो जो होता है उसका बैनर जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है। पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर पर्सनली क्लास में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो इस बारे में, ठीक है ना बेटा। तो आगे पहला हो गया नाइलॉन 6,6। अब इसके कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं वो आप नोट्स में से पढ़ते रहना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझाने का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टेरिलीन की, ठीक है। तो टेरिलीन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, दोनों को यदि तुम कंपेयर करके पढ़ते चलोगे, नाइलॉन को टेरिलीन को, तो इजीली समझ पाओगे। तो टेरिलीन की बात करता हूं मैं, देखो बेटा टेरिलीन जो होता है उसका दूसरा नाम डेक्रोन भी होता है, ठीक है ना। अब इसको किस किस चीज से बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है टेरेथैलिक एसिड, टेरेथैलिक अम्ल, प्लस दूसरा होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों का जब संघनन किया जाता है तब बनता है टेरिलीन या डेक्रोन,
इसको डेक्रोन भी बोलते हैं बेटा। उसको तो बनाया जाता है एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन से, और इसको बनाया जाता है टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है इसको भी देख लो। वहां पर देखो, अब कंपेयर करना है दोनों को। OH था, बिल्कुल था, ये भी था, बिल्कुल था, लेकिन वहां पर यहाँ CH2 कितने थे? 4 थे, लेकिन यहाँ पर CH2 नहीं होते। यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग होती है इस तरह की, ये, फिर वही सिंगल बॉन्ड, फिर वो डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और OH। अब बताओ कितना फर्क हुआ उसमें और इसमें। टेरेथेलिक अम्ल में ये रिंग आ गई 6 कार्बन की बस, और उसमें यहाँ पर क्या था? ये था CH2 का 4, बाकी सेम टू सेम है, वैसा की वैसा है ना। चलो, उसके बाद प्लस, वहां पर 2 एमीन थे, NH2 इधर था, NH2 इधर था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? दोनों साइड OH होते हैं, ये OH होता है और इधर भी OH होता है। बीच में वहां पर क्या था? CH2 6 थे, यहाँ पर होते हैं CH2 2। अब देखो, अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, उसको तो था NH2 CH2 का 6 और NH2, यही था ना। लेकिन यहाँ पर देखो NH2 की जगह तो OH और CH2 6 थे, वहां 2 रह गए बस। अब दोनों को कंपेयर करके यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो इजीली आप पढ़ सकते हो उसको। अब वही काम होगा, टेरेथेलिक अम्ल का ये फॉर्मूला का, एथिलीन ग्लाइकोल का ये हो गया, वही होगा जिस जो उसमें हुआ था। टेरेथेलिक अम्ल का OH और एथिलीन ग्लाइकोल का H, ये बाहर निकल जाएंगे दोनों साइड से एन टाइम। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? संघनन हो जाएगा। तो देखो, इधर से ये OH गायब हो जाएगा इसका, तो यहां से C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा किसी के साथ में, और N टाइम जुड़ेगा। फिर ये रिंग रह जाएगी इधर, फिर ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा इधर। अब यहां से इसका OH और इसको HO लिख देता हूं मैं, और इसका ये H, ये हो जाएंगे गायब। तो ये C जो है डायरेक्ट O से जुड़ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा CH2 का ट्वाइस, और यहाँ पर भी क्या रह जाएगा? O रह जाएगा, क्योंकि इसका H भी किसी के साथ भाग जाएगा, निकल जाएगा। अब ये हो जाएगा बेटा हमारा टेरिलीन या डेक्रोन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि डेक्रोन किससे बनाया जाता है? डेक्रोन टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से बनाया जाता है, और टेरिलीन का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? क्या? टेरिलीन का दूसरा नाम होता है डेक्रोन। और किस किस से बनाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल के संघनन से बनाया जाता है। समझ में आ गए दोनों? एथिलीन ग्लाइकोल से और टेरेथेलिक अम्ल से बनाया जाता है टेरिलीन, और एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन से बनाया जाता है नाइलॉन 6,6। क्लियर है बात? अब रह गया हमारा रेयन, तो रेयन पढ़ते हैं। देखो, इजीली याद में आ जाएगा बेटा, समझ में आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है ना। अब रेयन जो है उसमें कोई रिएक्शन नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है, खुशखबरी है। रेयन में कोई रिएक्शन नहीं है। तो रेयन का जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से है। जलेबी बनाई है ना आपने, जलेबी बना रही, बस जितनी जलेबी बनाना आसान है उतना ही रेयन को पढ़ना आसान है। क्योंकि मैं एक बार जलेबी खा रहा था, तो मैं इस प्रोसेस को जब पढ़ रहा था तो मेरे को जलेबी खाने के बारे में पता लगा। मतलब जलेबी खा रहा था मैं, तो जलेबी का जो जैसा प्रोसेस था सेम वैसे ही होता है। जलेबी में भी घोल बनाते हैं, घोल को छोटे से छिद्र में मिलाकर ऐसे ऐसे निकालते हैं, निकालने के बाद उसको चाशनी में डालते हैं, कुछ इस तरह का ही इसके पास होता है। क्या होता है? देखो, सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज को एक साफ पानी में पहले किस में धोया जाता है? साफ पानी में तो नहीं, यहां पर पानी नहीं लेंगे, ढंग से समझो। पहली बात, एक सेलुलोज होता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना NaOH, इसमें भिगोकर साफ किया जाता है सेलुलोज को। सबसे पहली बात, सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के में भिगोकर साफ किया जाता है। साफ कर लिया, साफ करने के बाद में इसको सेलुलोज को किसके अंदर? कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड
दो सल्फाइड और एक कार्बन, तो कार्बन डाई सल्फाइड जो है उसमें भिगोकर घोल बनाया जाता है इसका, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलुलोज को साफ करेंगे, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से साफ करने के बाद में उसको घोल बनाएंगे उसका, किसके साथ में, CH2 के साथ में। CH2 में मिलाकर उसका क्या बना लिया बेटा, घोल तैयार कर लिया। ये बन गई ना, जैसे जलेबी का घोल बनता है उस तरह घोल बन गया। अब घोल बनने के बाद में इसको महीन छिद्रों के द्वारा, महीन छिद्रों के मतलब छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, बारीक बारीक छिद्रों के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है इस तरह से। जलेबी को भी तो ऐसे ही निकालते हैं, छिद्र के द्वारा निकालते हैं। दोनों को बता रहा हूँ, देखो समझ में आ रहा है। याद रह, कहने का मतलब ये है कि जलेबी से तुमको याद रह जाएगा किस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो छोटे छोटे महीन छिद्रों के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद में जलेबी को चाशनी में डाला जाता है। उसी प्रकार इसके जो महीन छिद्रों से जो निकालते हैं रेसे, उन रेसों को क्या करते हैं, उनको भी किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिलाया जाता है और उसमें डाला जाता है, तब जाके हमारा रेयॉन का मजबूत रेशा प्राप्त हो जाता है। जलेबी बनाना जितना ही आसान हुआ ना, चलो दोबारा से एक बार समझाते हैं। सर समझ में नहीं आया, एक बार और समझा, ठीक है, मेरा काम समझाने का। पहली बात, सेलुलोज होता है, सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगोया जाता है और साफ किया जाता है। कर लिया पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, साफ करने के बाद में सेलुलोज को कार्बन डाई सल्फाइड के साथ मिलाकर घोल बना लिया जाता है। बना लिया, दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस, उस घोल को छोटे छोटे महीन छिद्रों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। निकाल लिया। निकालने के बाद वो जो छोटे छोटे रेसे निकलते हैं उसके अंदर से, उस रेसे को किसके अंदर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब पतला, तनु का मतलब होता है पतला, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है। डालने के बाद में उसमें से बाद में जो रेशा निकलता है वो मजबूत चमकदार बढ़िया रेशा निकलता है, जिसका नाम रेयॉन होता है। क्लियर, ठीक है। तो आज पार्ट हम 6 यहीं स्टॉप करेंगे। क्यों, और आज हमने क्या पढ़ा, बहुलक स्टार्ट किया था। प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर पढ़ा था। कृत्रिम बहुलक के अंदर रेयॉन, टेरिलीन और नायलॉन 6 कृत्रिम रेशों के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। तो चैप्टर 6 हम यही खत्म करते हैं। चैप्टर 7 के अंदर आपका जो पार्ट 7 के अंदर चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपकी जो केमिस्ट्री थी, आपकी बुक के अंदर केमिस्ट्री के पार्ट थे 5, 6, 7, 8, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी चैप्टर की। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में या फिर एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन क्या देखें, क्या वीडियो बनाए, मेरा तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आप लोग देखते नहीं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, आप ही मेहनत नहीं करते तो मैं क्या मेहनत करूं। आपके लिए तो मैं मेहनत करता हूं, आप ही ऐसे करोगे तो। अभी मैंने 11th फिजिक्स की डाली थी तो एक दिन के अंदर 200-400 व्यूज हो गए थे। बच्चों ने इतना जबरदस्त देखा था, जबरदस्त लाइक भी किया था। लेकिन 10th क्लास के बच्चे नालायक हैं, वो नहीं करते हैं शेयर भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते। ठीक है, तो बेटा तो आपके लिए बना रहा हूं, आपके लिए। आप जैसे ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन के लिए मोटिवेट होऊंगा मैं, और मोटिवेट ज्यादा होऊंगा तो वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है ना। तो बेटा आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो कैरी ऑन, नेक्स्ट पार्ट 7 के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर, स्वीट ड्रीम्स, बाय।